गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं संदीप वर्मा। मैं आप लोगों को क्लास 9th का बायोलॉजी पढ़ाऊंगा और जो स्टूडेंट्स क्लास 11th में हैं, बायोलॉजी साइड से हैं, उनके लिए भी ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि 11th में भी जो टॉपिक्स मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ क्लास 9th का, वो थोड़ा सा और ब्रॉड क्लास 11th में है। मैं टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूँ सेल, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, सेल। चलें, तो फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। तो फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, यही हमारा लेसन है सेल। ओके, चलिए बच्चों, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं, ये जो सेल है, सेल बायोलॉजी के अंतर्गत आने वाला टॉपिक है। तो सबसे पहले तो हमें जानना ये जरूरी है कि बायोलॉजी क्या है। तो बायोलॉजी क्या है, बायोलॉजी किसे कहते हैं? बायोलॉजी विज्ञान की वह शाखा होती है जिसके अंतर्गत हम जंतु और वनस्पति दोनों का अध्ययन करते हैं। तो जो विज्ञान की शाखा जंतु और वनस्पति दोनों का अध्ययन कराती है, उस साइंस को हम क्या कहते हैं? बायोलॉजी। ओके, यानी बायोलॉजी को दो भागों में बांट दिया गया है, एक तो जूलॉजी और दूसरा बॉटनी। ठीक है, बायो में होता है क्या? जीव, और जीव में जंतु भी आते हैं और वनस्पति भी आते हैं। तो जूलॉजी के अंतर्गत हम जंतु का अध्ययन करते हैं और बॉटनी के अंतर्गत हम वनस्पतियों का अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो जो सेल्स है, सेल्स चाहे एनिमल हो चाहे प्लांट हो, दोनों की बॉडी का निर्माण जो होता है सेल से होता है। ठीक है, तो मैं ज़्यादा अंदर जाने की नहीं जाता हूँ, बल्कि मेन टॉपिक्स पे आता हूँ जो मुझे पढ़ाना है, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, जिसे हम सेल कहते हैं। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं सेल। देखिए सेल क्या है, मैंने बता दिया। सेल सजीव की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। ठीक है, सेल क्या होता है? सेल इट इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ व्हिच इज कॉल्ड एज सेल। किसी भी सजीव की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को हम कोशिका कहते हैं। अब देखिए, शरीर के संगठन के आधार पर जीवधारी दो प्रकार के होते हैं। जीव दो प्रकार का होता है, एक तो ऐसे जीव जिनके बॉडी का निर्माण एक कोशिका से होता है, तो ऐसे जीवों को हम एक कोशिकीय जीव यानी यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। और ऐसे जंतु, ऐसे जीव जिनके बॉडी का निर्माण, बॉडी का संगठन कई सेलों से मिलकर के बना होता है, ऐसे जीव को हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहते हैं, यानी बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। ये मेनली किस बात पर डिपेंड होता है? यूनिसेलुलर मीन्स एक कोशिकीय जीव और मल्टी सेलुलर इट मीन्स बहुकोशिकीय जीव। जो बहुकोशिकीय जीव होते हैं वो कैसे देखें? बहुकोशिकीय जीव में पहले क्या होगा? सेल। जब कई सेल आपस में मिलते हैं तो क्या बनाता है? टिश्यू का फॉर्मेशन करता है। जब कई टिश्यू आपस में मिल जाते हैं तो ऑर्गन बनाता है, और जब कई ऑर्गन आपस में मिलते हैं तो ऑर्गन सिस्टम बनता है, ऑर्गन सिस्टम का फॉर्मेशन होता है। तो जब कई ऑर्गन सिस्टम आपस में मिल जाते हैं तो क्या बनता है? बॉडी। ठीक है, तो यहाँ पे कह सकते हैं ये जो बॉडी हुई हमारी, ये बॉडी मल्टी सेलुलर ऑर्गन्स की बॉडी होगी। इसके बॉडी में बहुत सारे सेल का यूज हुआ है, तो जाकर इस बॉडी का फॉर्मेशन हुआ है। तो देखें, ये एक सीक्वेंस है। सेल, जब कई सेल आपस में मिलेंगे, टिश्यू, जब कई टिश्यू आपस में मिलते तो ऑर्गन बना, ऑर्गन मिलते हैं तो ऑर्गन सिस्टम बनते हैं। जब ऑर्गन सिस्टम मिल जाता है तो बॉडी। तो इस बॉडी का फॉर्मेशन किससे हुआ? इस बॉडी का फॉर्मेशन एक यूनिट से, एक इकाई से। ठीक है,
वो इकाई क्या है? सेल। इसलिए हम कहते हैं सेल क्या है? सेल जीवों की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है, जिस इकाई से एक कंप्लीट बॉडी का फॉर्मेशन हो जाता है। इतना क्लियर हो गया? चलिए अब हम बात करते हैं सेल। बात करते हैं ये जो सेल है, सेल सबसे पहले इस सेल की खोज किसने किया? हम सेल की डिस्कवरी की बात कर लेते हैं। सबसे पहले सेल की खोज करने वाले साइंटिस्ट हैं रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक नाम के साइंटिस्ट ने सर्वप्रथम कोशिका की, सर्वप्रथम सेल की खोज किया। इन्होंने खोज कैसे किया? एक कारक को लिया और कारक का उन्होंने टीएस काटा, ट्रांसफर सेक्शन काटा, और ट्रांसफर सेक्शन काटने के बाद में सूक्ष्मदर्शी में इन्होंने स्टडी किया, और स्टडी करने के बाद में इन्होंने पैकेट के समान हेक्सागोनल पैकेट के समान संरचना देखा। इस प्रकार से हेक्सागोनल पैकेट के समान संरचना देखा, और इसी हेक्सागोनल पैकेट को इन्होंने क्या कह दिया? रॉबर्ट हुक नाम के साइंटिस्ट ने कह दिया यही क्या है? सेल है। लेकिन ये सेल कैसी थी? ये सेल नॉन लिविंग सेल थी। ठीक है। इसके बाद जो हम ये कह सकते हैं नॉन लिविंग सेल की खोज रॉबर्ट हुक नाम के साइंटिस्ट ने किया। फिर बाद में बात करते हैं एंटोनी वान लीवेनहुक नाम के साइंटिस्ट, एंटोनी वान लीवेनहुक नाम के वैज्ञानिक ने लिविंग सेल्स की खोज किया। ठीक है। एंटोनी वान लीवेनहुक नाम के साइंटिस्ट ने लिविंग सेल की खोज किया। अब देखें, जैसे मान लीजिए हमारे पास ये सेल है, ये सेल, ठीक है। इस जो नॉन लिविंग सेल था, नॉन लिविंग सेल की डिस्कवरी रॉबर्ट हुक ने रॉबर्ट हुक नाम के साइंटिस्ट ने नॉन लिविंग सेल्स की खोज किया, और लिविंग सेल की खोज एंटोनी वान लीवेनहुक नाम के साइंटिस्ट ने लिविंग सेल की खोज किया, लिविंग सेल्स की खोज किया। और इस लिविंग सेल्स में एक न्यूक्लियस होता है, ये क्या है? न्यूक्लियस की खोज करने वाले साइंटिस्ट रॉबर्ट ब्राउन। कौन? रॉबर्ट ब्राउन नाम के साइंटिस्ट ने न्यूक्लियस की खोज किया। और सेल्स में जो तरल पदार्थ होते हैं जिसे हम कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। क्या कहते हैं? प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। इस प्रोटोप्लाज्म की खोज करने वाले वैज्ञानिक है डू जार्डिन। कौन है? डू जार्डिन नाम के साइंटिस्ट ने प्रोटोप्लाज्म की खोज किया। और एक साइंटिस्ट और है जिनका नाम पुरकिंजे ने इस द्रव को क्या नाम दिया? इस लिक्विड का नाम दिया, इसे प्रोटोप्लाज्म का नाम दिया। और एक साइंटिस्ट और है ह्यूगो वान मोल नाम के साइंटिस्ट ने सबसे पहले प्लांट सेल्स के प्रोटोप्लाज्म का स्टडी किया, एक्सप्लेन किया। ह्यूगो वान मोल नाम के साइंटिस्ट ने सबसे पहले प्लांट सेल्स के प्रोटोप्लाज्म का डिस्कशन किया, एक्सप्लेन किया। ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई। यहाँ से बात ये क्लियर होती है कि कोशिका किसे कहते हैं। कोशिका सजीवों की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। कोशिका वह सूक्ष्म इकाई होती है, वह संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है जिससे किसी जीव शरीर का निर्माण होता है। कुछ ऐसे जीव जिनके शरीर का निर्माण एक कोशिका से होता है, उसे हम एक कोश के जीव कहते हैं। कुछ ऐसे जीव जिनके शरीर का निर्माण बहुत कोशिका से होता है, वो बहुकोश के जीव कहलाते हैं। बहुकोश के जीव के जो सीक्वेंस है वो सेल्स यानी कोशिका से ऊतक से अंग, अंग से अंगतंत्र, अंगतंत्र से पूरे बॉडी का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है। डिस्कवरी के बारे में बताया आपको कि कोशिका को सबसे पहले रॉबर्ट हुक नाम के वैज्ञानिक ने किया था। वो कोशिका नॉन लिविंग सेल थी। उसके बाद लिविंग सेल्स की खोज सबसे पहले एंटोनी वान लीवेनहुक नाम के साइंटिस्ट ने किया। ये इन्होंने लिविंग सेल की खोज किया और उन्होंने बताया सेल्स के अंदर एक न्यूक्लियस होता है। इस न्यूक्लियस की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किया और इसके लिक्विड को जो प्रोटोप्लाज्म है, इसके प्रोटोप्लाज्म की खोज करने के वाले साइंटिस्ट डू जार्डिन है। और इस प्रोटोप्लाज्म का नाम पुरकिंजे ने सबसे पहले इसे प्रोटोप्लाज्म का नाम दिया। ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई। इतनी बात क्लियर होने के बाद में मैं आपको ले चलता हूँ सेल्स कितने प्रकार के होते हैं।
इसको नोट कर लें आप। चलिए टाइप ऑफ सेल, टाइप ऑफ सेल, कोशिका के प्रकार, कोशिका के कोशिका कितने प्रकार की होती है? तो ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियस, केंद्रक के आधार पर कोशिका को दो भागों में बांटा गया है। सेल्स को दो भागों में बांट दिया गया, सेल्स को दो भागों में बांट दिया गया ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस, ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ nucleus, on the basis of presence of nucleus, cells are of two type, एक eukaryotic cells, पहला eukaryotic cells और दूसरा prokaryotic cells। eukaryotic cells और prokaryotic cells की मैं इसकी हिंदी लिखता हूँ, केंद्रक की उपस्थिति के आधार पर, केंद्र के प्रेजेंस के आधार पर, केंद्र के प्रेजेंस के आधार पर इस सेल्स को दो भागों में डिवाइड किया गया, यूकैरियोटिक सेल्स और दूसरा क्या है? प्रोकैरियोटिक सेल्स। अगर हम इस यूकैरियोटिक सेल्स का हम डिविजन करते हैं, इसको दो भागों में बांट सकते हैं। एक तो होता है यूकैरियोट को दो भागों में बांटा गया, यू और कैरियोटिक का होता है कैरियन, कैरियन। एट द सेम वे प्रोकैरियोटिक को भी दो भागों में बांट सकते हैं, एक तो क्या प्रो और दूसरा क्या कैरियन। अब इसका मतलब क्या? इसका मतलब यू का मीन्स होता है ट्रू, क्या होता है? ट्रू, और कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस, क्या? न्यूक्लियस। और इसी प्रकार से यहाँ पे जो प्रो है, प्रो का मतलब होता है फॉल्स, फॉल्स या प्रीमिटिव, फॉल्स या प्रीमिटिव, प्रीमिटिव, प्रीमिटिव। और कैरियन मीन्स क्या होता है? न्यूक्लियस, कैरियन मीन्स क्या? न्यूक्लियस। तो इस आधार पर हम यूकैरियोटिक सेल्स और प्रोकैरियोटिक सेल्स का डिफिनेशन दे सकते हैं। यूकैरियोटिक सेल्स का मतलब हुआ कि ऐसे सेल्स जिसमें ट्रू न्यूक्लियस होते हैं, ऐसे सेल्स जिसमें ट्रू न्यूक्लियस होते हैं, ऐसे सेल यूकैरियोटिक सेल्स कहलाते हैं। और ऐसे सेल जिसमें फॉल्स न्यूक्लियस होते हैं, प्रिमिटिव न्यूक्लियस होते हैं, यानी कि उस सेल्स में न्यूक्लियर क्लियर दिखाई, स्पष्ट रूप से दिखाई देने क्लियर नहीं होते हैं, ऐसे सेल्स प्रोकैरियोटिक सेल्स कहलाते हैं। यानी यूकैरियोटिक सेल्स में इसको दो भागों में बांट दिया गया, यू प्लस कैरियन। यू मींस होता है ट्रू, कैरियन मींस होता है न्यूक्लियस। यानी ऐसे सेल्स जिसमें ट्रू न्यूक्लियस होते हैं वो सेल्स कहलाते हैं यूकैरियोटिक सेल्स। और ऐसे सेल्स जिसमें फॉल्स न्यूक्लियस होता है, प्रो मींस क्या? फॉल्स या प्रिमिटिव, और कैरियन मींस न्यूक्लियस। जिस सेल्स में फॉल्स न्यूक्लियस होता है वो प्रोकैरियोटिक, और जिस सेल्स में ट्रू न्यूक्लियस होता है वो क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं क्या? यूकैरियोटिक सेल्स कहलाते हैं। तो जैसे इसके एग्जांपल में, इसके एग्जांपल में प्लांट सेल है, प्लांट सेल, एनिमल सेल, ये सब किसके अंतर्गत आएंगे? ये यूकैरियोटिक सेल्स के अंतर्गत आएंगे। और जबकि इनका जो एग्जांपल आता है प्रोकैरियोटिक सेल्स का, इस्तेमाल ब्लू ग्रीन एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी, बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, बैक्टीरिया, ये प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंतर्गत आते हैं। चलिए अब हम एक बात करें कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन यूकैरियोटिक सेल्स एंड प्रोकैरियोटिक सेल्स। प्रोकैरियोटिक सेल्स और यूकैरियोटिक सेल्स में क्या अंतर है? तो सबसे पहला हम अंतर को यही दे देंगे, डिफरेंस बिटवीन यूकैरियोट एंड प्रोकैरियोट। सबसे पहला अंतर हम ये दे देंगे कि यूकैरियोटिक सेल्स में ट्रू न्यूक्लियस होता है। क्या होता है? ट्रू न्यूक्लियस। ट्रू न्यूक्लियस का मतलब क्या होता है? जैसे ये है न्यूक्लियस, एक स्फेरिकल शेप के होते हैं,
ये न्यूक्लियस है और इसके अंदर एक न्यूक्लियस के समान छोटा सा भाग होता है जिसे केंद्रिका या न्यूक्लियोलस कहते हैं। और न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लियर होते हैं उसे कहते हैं क्या, उसे हम कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। और इसी न्यूक्लियोप्लाज्म में बहुत सारे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिससे हम कहते हैं क्या, न्यूक्लियर मैट्रिक्स। जब ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन न्यूक्लियोप्लाज्म न्यूक्लियर मैट्रिक्स और ये होता है क्रोमैटिन मैट्रिक्स। तो जो ट्रू न्यूक्लियस होते हैं वो ट्रू न्यूक्लियस इस प्रकार से दिखाई देते हैं। उसका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स होते हैं, उसमें न्यूक्लियोप्लाज्म होते हैं, न्यूक्लियर मैट्रिक्स होता है, न्यूक्लियोलस क्रोमैटिन मैट्रिक्स ये होते हैं। तो ऐसे न्यूक्लियस हमारे ट्रू न्यूक्लियस कहलाते हैं। जबकि प्रोकैरियोटिक सेल्स में न्यूक्लियस स्पष्ट रूप से नहीं होता, उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स नहीं होते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स ना होने की वजह से इसके अंदर के जो मटेरियल्स हैं उसे साइटोप्लाज्म में मिक्स होते हैं। ठीक है, तो एक कंसेप्ट ये हो गया, इसमें ट्रू न्यूक्लियस है, इसमें क्या है, फॉल्स न्यूक्लियस। अगला एग्जांपल, इसमें जो डिफरेंस है यूकैरियोटिक सेल्स में 80s राइबोसोम होते हैं। कैसे 80s राइबोसोम्स होते हैं और इसमें क्या होता है, इसमें 70s राइबोसोम होते हैं। एक डिफरेंस हो गया। अगली बात ये, इसका जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है वो होता है माइटोकॉन्ड्रिया। क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है। मैं स्पष्ट देता हूँ, इसका रेस्पिरेटरी जो ऑर्गन होता है वो क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है। और जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं इनका जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है वो होता है मीजोसोम। क्या होता है, मीजोसोम होते हैं। अगला पॉइंट यहाँ पे है, बहुत सारे मेटाबॉलिक एक्टिव ऑर्गन्स जो होते हैं जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसमें प्रेजेंट होता है। और इसमें जो होता है प्रोकैरियोटिक सेल्स में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एब्सेंट होते हैं। पांचवा गोल्गी बॉडी इसमें क्या होता है, प्रेजेंट होगा। इसमें क्या होता है, गोल्गी बॉडी क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट होता है, इसमें क्लोरोप्लास्ट नहीं होते हैं। तो इस प्रकार से हम ये इनके बीच में डिफरेंस कर सकते हैं। ये यूकैरियोटिक सेल्स हैं, ये क्या प्रोकैरियोटिक सेल्स है। एक चीज तो और हम आपको बता दें इन डिफरेंस में, जो यूकैरियोटिक सेल्स होता है इसमें माइटोसिस डिवीजन होता है। कौन सा डिवीजन, माइटोसिस डिवीजन होता है। और जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं इसमें माइटोसिस डिवीजन नहीं होता है। ठीक है, तो समझ गए होंगे आप लोग कि सेल किससे कहते हैं। और केंद्र के आधार पर सेल्स को दो भागों में बांट दिया गया, यूकैरियोटिक सेल्स और प्रोकैरियोटिक सेल्स में। एक ऐसी कोशिका जिसमें सत्य केंद्रक होता है यूकैरियोटिक सेल्स कहलाते हैं। एक ऐसी कोशिका जिसमें फॉल्स न्यूक्लियस होता है उसे हम प्रोकैरियोटिक सेल्स कहते हैं। डिफरेंस में क्या होगा, फॉल्स इसमें ट्रू न्यूक्लियस होगा, इसमें फॉल्स होगा। यूकैरियोटिक 80 राइबोसोम होंगे, इसमें 70 राइबोसोम होंगे। यूकैरियोटिक सेल्स का जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया होता है। और प्रोकैरियोटिक सेल्स का जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है उसे मीजोसोम कहते हैं। इसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा, इसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं होगा। इसमें क्या है, यूकैरियोट में गोल्गी बॉडी होंगे, प्रोकैरियोट में गोल्गी बॉडी नहीं होगा। ठीक है, यूकैरियोटिक सेल्स में माइटोसिस डिवीजन होता है, इसमें माइटोसिस डिवीजन नहीं होता। तो इस प्रकार से भी इनके बीच में डिफरेंस हो गए। ठीक है, आप इसको बता रहे हैं। हो गया, चलिए इसको मैं बताता हूं। मैंने भी आपको बताया यूकैरियोटिक
सेल्स जो होते हैं उसके एग्जांपल प्लांट सेल और एनिमल सेल्स दोनों ही यूकैरियोटिक सेल्स के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अब मैं आपको एक डायग्राम बना रहा हूँ प्लांट सेल्स का। वो प्लांट सेल्स यूकैरियोटिक सेल्स के अंतर्गत आते हैं। जो भी स्टूडेंट्स बायोलॉजी साइड से हैं, चाहे वो 9th के हो, 9th में बायोलॉजी का टॉपिक है, 10th में आते हैं तो 10th में भी बायोलॉजी आप पढ़ते हैं। इसके बाद मीडियम चेंज होता है आपका बायोलॉजी और मैथ इंटर में आकर के। जो भी स्टूडेंट्स इंटरमीडिएट बायोलॉजी साइड से हैं उनको ये पता होना चाहिए कि प्लांट सेल का डायग्राम क्या है, कैसे बनाते हैं, एनिमल सेल का डायग्राम कैसे बनता है, तो ये जानना बहुत ही जरूरी है। चलिए हम आते हैं प्लांट सेल पे। प्लांट सेल ये क्या है, एक यूकैरियोटिक सेल्स होता है। चलिए मैं बनाता हूँ डायग्राम, थोड़ा मैं फास्ट डायग्राम बनाऊंगा नहीं तो टाइम ज्यादा लगेगा। अगर प्लांट सेल्स है तो प्लांट सेल्स की पहचान क्या होती है? प्लांट सेल की पहचान होती है उसके पास रिजिड सेल वॉल होता है। सबसे इंपॉर्टेंट ये इसकी पहचान है प्लांट सेल की। प्लांट सेल के पास क्या होता है? एक रिजिड सेल वॉल होता है, जबकि एनिमल सेल के पास रिजिड सेल वॉल या सेल वॉल नहीं होता है। ठीक है, और दूसरी बात ये, अगर प्लांट सेल्स है तो प्लांट सेल्स है तो उसके पास क्लोरोप्लास्ट होगा। एनिमल सेल्स होते हैं, एनिमल सेल के पास क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है। ठीक है, अगर एनिमल के पास भी क्लोरोप्लास्ट होता तो वो सनलाइट में क्या करते? फोटोसिंथेसिस करके अपना भोजन बना लेते, तो वो भी ऑटोट्रॉफ कहलाते हैं। वैसे जो एनिमल्स होते हैं वो क्या होते हैं? हेप्टोट्रॉपिक के नेचर होते हैं। हेप्टोट्रॉपिक का मतलब होता है कि जो ऑर्गेनिजम्स अपना भोजन स्वयं ना बना पाए उसे हम कहते हैं क्या? हेप्टोट्रॉफ। और जो भी जीव, जो भी ऑर्गेनिजम्स अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं वो क्या कहलाते हैं? ऑटोट्रॉफ। तो जितने भी प्लांट्स हैं, प्लांट्स क्या करते हैं? प्लांट के पास क्लोरोप्लास्ट होता है, वो क्लोरोप्लास्ट की सहायता से सनलाइट के प्रेजेंस में अपने भोजन को बनाते हैं और इस कंप्लीट प्रोसेस करते हैं फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस का मतलब होता है कि सभी हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्या करते हैं? सभी हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन बनाते हैं। यानी मैं डिफाइन करता हूं, सभी हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वायुमंडल से, वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड और जमीन से जल को लेकर भी अपना भोजन बनाते हैं। और इस प्रोसेस में ऑक्सीजन को भी वायुमंडल में भेजते हैं। तो ये प्रोसेस कंप्लीट क्या कहलाता है? ये प्रोसेस कंप्लीट कहलाता है फोटोसिंथेसिस। ठीक है, तो एनिमल सेल्स के पास क्लोरोप्लास्ट न होने की वजह से वो अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं, इसलिए उसे कहते हैं कि वो हेप्टोट्रॉफ्स होते हैं। एक प्लांट के पास क्या होता है? प्लांट के पास क्लोरोप्लास्ट होता है, क्लोरोप्लास्ट पाए जाने की वजह से वो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारा सेल वॉल बन गया। सेल वॉल बनने के बाद में आप लोग ध्यान से देखते रहिएगा, यहाँ पे हम एक न्यूक्लियस बनाते हैं इस प्रकार से। ये न्यूक्लियस ओके, और ये होता है न्यूक्लियर पोर। इसमें न्यूक्लियोलस, ये न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोप्लाज्म, क्रोमैटिन धागे। प्लांट सेल है तो प्लांट सेल की एक बहुत विशेषता ये है कि इसके पास वैक्यूल होता है, जबकि एनिमल सेल के पास वैक्यूल नहीं होता। ठीक है, 3-4 बहुत ही मेजर डिफरेंशिएशंस हैं प्लांट सेल और एनिमल सेल्स में। प्लांट सेल में सेल वॉल होता है, एनिमल सेल सेल वॉल नहीं होता। प्लांट सेल में वैक्यूल होगा, एनिमल सेल में वैक्यूल नहीं होता है। ठीक है, प्लांट सेल्स में सेंट्रोसोम नहीं होते हैं, बल्कि एनिमल सेल्स में सेंट्रोसोम होता है। ठीक है, और इस प्रकार से यहां से हम एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनाते हैं। यहाँ पे ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, साइटोप्लाज्म,
साइटोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, क्लोरोप्लास्ट, राइबोसोम ये भी है। ठीक है, अब मैं इसको लेबल कर देता हूं। ये प्राइमरी सेल वॉल या प्राइमरी को ना लिखें यहाँ पे, आउटर सेल वॉल कह लें। आउटर सेल वॉल, मिडल सेल वॉल, इनर सेल वॉल। और ये जो सेल वॉल के बीच में जो कटी लाइन दिख रही है, ये कटी लाइन कहलाती है प्लाज्मोडेस्माटा। क्या कहलाता है? प्लाज्मोडेस्माटा। प्लाज्मोडेस्माटा का फंक्शन क्या होता है? प्लाज्मोडेस्माटा का फंक्शन जो ये यूनिट है, ये जो सेल है, ये अपने बगल की जो दूसरी सेल्स होती है इसको जोड़ने का काम करती है। जो दूसरे सेल को जोड़ने का कार्य करती है उसे कहते हैं क्या? प्लाज्मोडेस्माटा कहते हैं। और ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ये राइबोसोम मैंने आपको बताया प्लांट सेल्स है। और यूकैरियोटिक सेल्स में जो राइबोसोम्स होते हैं वो 80 राइबोसोम्स होते हैं। ठीक है, ये वैक्यूल का जो ऊपरी भाग होता है इसे कहते हैं क्या? टोनोप्लास्ट कहते हैं। इसके अंदर जो लिक्विड है उसे सेल सैक कहते हैं। सेल सैक ये दोनों मिला के क्या बनाता है? ये दोनों मिला के वैक्यूल बना देते हैं। ठीक है, ये यहाँ पे जो एंडोकार्डियम है, ये इनके सरफेस पे दाने स्ट्रक्चर, इसे कहते हैं क्या? राइबोसोम कहते हैं। ये एक जाल के संरचना में होती है, इसे कहते हैं क्या? ER मतलब इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और इसके सरफेस पे, इसकी सतह पे राइबोसोम होते हैं। देखिए ध्यान दें, ये जो एंडोप्लाज्मिक को जो सरफेस है, इनके सरफेस पे राइबोसोम अटैच होते हैं एक एंजाइम की सहायता से। उस एंजाइम को कहते हैं राइबोफोरेन। क्या कहते हैं? राइबोफोरेन नाम के एंजाइम्स होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, मेडिकल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बात करते हैं यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोलस, क्रोमैटिन मैट्रिक्स, क्लोरोप्लास्ट, और ये माइटोकॉन्ड्रिया, इस माइटोकॉन्ड्रिया को हम क्या कहते हैं? पावर हाउस कहते हैं। ये हमारा क्या है? गोल्गी बॉडी की डिस्कवरी कैमरो गोल्गी नामक साइंटिस्ट ने किया था। इसे गोल्गी कॉम्प्लेक्स के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ये हमारा क्या है? साइटोप्लाज्म है। ये क्या है? साइटोप्लाज्म। तो इस प्रकार से ये प्लांट सेल्स का इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है। ये आप सबको जानना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि हम सेल पढ़ रहे हैं। जब सेल पढ़ रहे हैं तो निश्चित रूप से हमें सेल का डायग्राम पता होना चाहिए कि सेल में कौन कौन से सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो दिख रहा है आउटर वॉल,
ये सेल वॉल की आउटर सेल वॉल होती है, बीच की मिडल सेल वॉल होती है, अंदर की इनर सेल वॉल होती है। और यहाँ पे एक लिक्विड है, ये पूरा क्या एक लिक्विड, ये पूरा का पूरा लिक्विड एक मेम्ब्रेन से घिरी होती है चारों ओर से, उस मेम्ब्रेन कहते हैं क्या प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। और इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन में देखते हैं क्या बीच में एक स्फेरिकल लाइक स्ट्रक्चर होता है, न्यूक्लियस कहते हैं। न्यूक्लियस के 4 पार्ट होते हैं। एक तो होता है क्या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जो न्यूक्लियस के जो लिक्विड को तरल पदार्थ को चारों से घेरे होते हैं, उसे कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इसके अंदर की लिक्विड होती है न्यूक्लियोप्लाज्म। इसके अंदर एक छोटा सा न्यूक्लियस के समान स्ट्रक्चर होता है, इसे कहते हैं न्यूक्लियोलस कहते हैं। इसके अंदर धागे के समान संरचना होती है, उसे क्रोमैटिक मैट्रिक्स कहते हैं। इस सब को क्या कहलाएंगे, ये सब कहलाएंगे न्यूक्लियस। क्या कहलाएगा, न्यूक्लियस कहलाता है। और ये जो प्रोसेस है वाली बॉडी है, ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ये क्लोरोप्लास्ट है। और यहाँ पे ये जो जाल की समान संरचना दिख रहा है, इसे कहते हैं ईआर। ईआर का मतलब होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये यहाँ पे ये है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एराइज कहाँ से होता है, तो हम ये कहेंगे कि सेल्स में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम न्यूक्लियर का जो आउटर वॉल होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के 2 वॉल होते हैं, एक आउटर और एक इनर। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम न्यूक्लियस के आउटर मेम्ब्रेन से एराइज होता है। और एराइज होने के बाद में इसका दूसरा एंड कहाँ पे जाकर मिल जाता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में आकर के अटैच हो जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये कि ईआर कहाँ से एराइज होते हैं और कहाँ पे जाके अटैच करते हैं। अटैच करते हैं कहाँ पे, अटैच करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर। एराइज कहाँ से होते हैं, एराइज करते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से एराइज करते हैं। ठीक है, तो इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के ऊपर देखते हैं कि छोटे छोटे दाने के समान संरचना है। ये छोटे छोटे दाने के समान संरचना कहते हैं क्या, राइबोसोम। क्या कहते हैं, राइबोसोम कहते हैं। राइबोसोम 80S राइबोसोम होता है। ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पे 70S राइबोसोम होता है कि 80S राइबोसोम होता है। आपका आंसर क्या होगा, 80S न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पे। 80S कहाँ पे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। यहाँ पे जो माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया में जो राइबोसोम होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में राइबोसोम और माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट जो राइबोसोम होते हैं, ये 70 मेडिकल में कई बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं कि क्लोरोप्लास्ट में किस टाइप के राइबोसोम होते हैं। तो क्लोरोप्लास्ट में 70S टाइप के राइबोसोम होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में भी 70S टाइप के राइबोसोम होते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पे 80S राइबोसोम होते हैं। और यहाँ पे जो राइबोसोम्स है किस पे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के राइबोसोम जो है ये 80S राइबोसोम। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप कभी मत भूलिएगा। ये आपके मेडिकल यानी कि नीट के लिए काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर सेल से क्वेश्चन बनता है तो इस टाइप क्वेश्चन बन सकते हैं कि क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया किस टाइप के राइबोसोम और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पे किस टाइप के राइबोसोम्स होते हैं। ठीक है, वैसे जब मैं पार्ट ऑफ सेल की बात करूंगा तो यहाँ पे सबको मुझे पढ़ना है। आपको राइबोसोम क्या है, न्यूक्लियस क्या है, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, वैक्यूल, न्यूक्लियस, ईआर, सब हमको पढ़ाने हैं। ठीक है, तो ये डायग्राम आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और स्क्रीनशॉट लेने के बाद में फिर मैं आपको बताता हूँ कि पार्ट ऑफ सेल क्या है। ओके, बताएं इसको। पार्ट ऑफ सेल के पार्ट देखिए, पता सेल के 3 पार्ट होते हैं। चलिए देखते हैं सेल के कौन कौन से पार्ट। सेल के 3 पार्ट, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। सबसे पहले बात करते हैं प्रोटोप्लाज्म की। इसकी प्रोटोप्लाज्म पहला पार्ट क्या हो गया, प्रोटोप्लाज्म। दूसरा पार्ट की बात करते हैं वैक्यूल की, वैक्यूल। तीसरा पार्ट हमारा क्या, सेल वॉल। सेल को, प्लांट सेल्स को यहाँ पे 3 भाग में बांट दिया गया है, एक प्रोटोप्लाज्म, दूसरा वैक्यूल और तीसरा क्या, सेल वॉल। अब बात करते हैं प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म को भी 2 भागों में बांटा गया है,
प्रोटोप्लाज्म को दो भागों में बांट दिया गया है। एक तो होता है साइटोप्लाज्म, पहला पार्ट सेल्स का साइटोप्लाज्म, और दूसरा है न्यूक्लियस। दूसरा क्या न्यूक्लियस। यानी इस प्रोटोप्लाज्म को दो भागों में डिवाइड कर दिया गया, साइटोप्लाज्म और क्या न्यूक्लियस। ठीक है, फिर बात करते हैं जो साइटोप्लाज्म है, इस साइटोप्लाज्म को भी दो भाग में डिवाइड किया गया है। दो भाग में डिवाइड किया गया, मैं और जगह कम देता हूँ। दो भाग में डिवाइड कर दिया गया। एक तो मेटाबॉलिक एक्टिव सब्सटेंस में, मेटाबॉलिक एक्टिव सब्सटेंस और दूसरा मेटाबॉलिक इनएक्टिव सब्सटेंस। मेटाबॉलिक इनएक्टिव सब्सटेंस। ठीक है, अब यहाँ पे जो मेटाबॉलिक एक्टिव सब्सटेंस है इसको निम्नलिखित भाग में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से सेल्स में मेटाबॉलिक एक्टिव सब्सटेंस है देखते हैं। पहला प्लास्टिड, पहला क्या प्लास्टिड। इस प्लास्टिड को तीन भाग में डिवाइड किया गया। एक तो क्लोरोप्लास्ट, दूसरा क्रोमोप्लास्ट और तीसरा ल्यूकोप्लास्ट। ठीक है, प्लास्टिड्स को तीन भाग में डिवाइड किया गया। तीन टाइप के प्लास्टिड होते हैं, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और क्या ल्यूकोप्लास्ट। सेकेंड बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की। माइटोकॉन्ड्रिया। तीसरा ER में बता दिया आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम्स, गोल्गी बॉडी एक्सेट्रा। इस प्रकार से इसको निम्नलिखित भाग में डिवाइड किया गया है। और मेटाबॉलिक इनएक्टिव सब्सटेंस को तीन भाग में डिवाइड किया गया है। एक तो सिक्रेटरी प्रोडक्ट, एक एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट और तीसरा है रिजर्व प्रोडक्ट। तो यहाँ पे जो मेटाबॉलिक इनएक्टिव सब्सटेंस है, मेटाबॉलिक इनएक्टिव सब्सटेंस को सिक्रेटरी, एक्सक्रीटरी और रिजर्व प्रोडक्ट में डिवाइड कर दिया गया है। जैसे सिक्रेटरी प्रोडक्ट में क्या क्या आते हैं हमारे एंजाइम, नेक्टर एक्सेट्रा। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट में अल्कलॉइड्स आते हैं, गम आते हैं, जिलेटिन्स आते हैं। ये सब क्या है, जैसे एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट के अंतर्गत है। रिजर्व प्रोडक्ट के अंतर्गत आते हैं कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड आयल्स और फिर कुछ नाइट्रोजनस सब्सटेंस। तो इस प्रकार से सेल के पार्ट्स हो गए, प्रोटोप्लाज्म, वैक्यूल, सेल वॉल। प्रोटोप्लाज्म को दो भाग में बांट दिया गया, साइटोप्लाज्म और क्या न्यूक्लियस। ठीक है, जो साइटोप्लाज्म हो रहा है, साइटोप्लाज्म को दो भाग में डिवाइड किया गया। एक मेटाबॉलिक एक्टिव सब्सटेंस, मेटाबॉलिक इनएक्टिव सब्सटेंस। मेटाबॉलिक एक्टिव सब्सटेंस में क्या क्या है, प्लास्टिड है, माइटोकॉन्ड्रिया है, ER है, राइबोसोम है, गोल्गी बॉडी एक्सेट्रा। जो प्लास्टिड है, इस प्लास्टिड को तीन भाग में डिवाइड किया गया, क्लोरोप्लास्ट और क्या ल्यूकोप्लास्ट। ठीक है, और उसी प्रकार से मेटाबॉलिक इनएक्टिव सब्सटेंस में सिक्रेटरी प्रोडक्ट है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है, रिजर्व प्रोडक्ट्स हैं,
सेक्रेटरी प्रोडक्ट्स में एंजाइम्स, नेक्टर वगैरह आते हैं। एसिडिक प्रोडक्ट में अल्कलॉइड, जिलेटिन्स वगैरह आते हैं, टैनिन्स आते हैं। रिजर्व प्रोडक्ट्स में कार्बोहाइड्रेट, फैट, आयंस, सब्सटेंस, ये सब आते हैं। ठीक है, यहाँ पे बचता है न्यूक्लियस। इस न्यूक्लियस को 4 भाग में डिवाइड किया गया, भी आप लोगों ने देखा था डायग्राम में। पहला तो क्या, पहला न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, दूसरा न्यूक्लियोप्लाज्म, तीसरा न्यूक्लियोलस, और फोर्थ है क्रोमैटिन मैट्रिक्स। ओके, और यहाँ पे जो वैक्यूल है, इस वैक्यूल को 2 भाग में डिवाइड कर दिया गया, एक तो टोनोप्लास्ट में, और दूसरा क्या है, सेल। तो ये पार्ट ऑफ सेल है, सेल के पार्ट हैं, तो हमें एक पार्ट का स्टडी करना है, डिस्कस करना है। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम प्रोटोप्लाज्म क्या है, प्रोटोप्लाज्म का हिस्ट्री क्या, कि सबसे पहले प्रोटोप्लाज्म को किसने खोजा था। तो बता दें कि हक्सले नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने प्रोटोप्लाज्म के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि प्रोटोप्लाज्म जीवन का भौतिक आधार है। प्रोटोप्लाज्म क्या है, प्रोटोप्लाज्म जीवन का भौतिक आधार है। प्रोटोप्लाज्म इज द फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ। ठीक है, प्रोटोप्लाज्म जीवन का भौतिक आधार है। ये किसने कहा, ये बताया था हक्सले ने। और प्रोटोप्लाज्म की खोज करने वाले जो साइंटिस्ट हैं वो डुजार्डिन है, और पुरकिंजे ने इस लिक्विड का नाम प्रोटोप्लाज्म दिया। और ह्यूगो वान बोल नाम के साइंटिस्ट थे, ह्यूगो वान बोल नाम के साइंटिस्ट ने सबसे पहले प्लांट सेल्स के प्रोटोप्लाज्म का स्टडी किया। ठीक है, ये जो प्रोटोप्लाज्म होते हैं, प्रोटोप्लाज्म जो होते हैं कलरलेस होता है, यानी कि रंगहीन होता है, जेली लाइक होता है, चिपचिपा, ये गाढ़ा द्रव होता है, जिसे प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। ठीक है, तो प्रोटोप्लाज्म का जो संगठन होता है सेल्स में, जो प्रोटोप्लाज्म में जो संगठन होते हैं, उसके कंपोजिशंस में क्या क्या होता है, इसके प्रोटोप्लाज्म के कंपोजिशंस में वाटर होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, फैट होता है, नाइट्रोजन सब्सटेंस होते हैं, कुछ इनऑर्गेनिक मटेरियल्स होते हैं। जो इनऑर्गेनिक मटेरियल्स अपने आयन के फॉर्म में होंगे, आयन दो टाइप के होते हैं, एक कैटायन और एक क्या एनायंस। डीएनए, आरएनए, ये सब के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट्स हैं प्रोटोप्लाज्म के। ठीक है, अब देखें इसमें तो और भी डिस्कशन है कि प्रोटोप्लाज्म का मूवमेंट कैसे होता है सेल्स में। तो प्रोटोप्लाज्म का जो मूवमेंट होता है वो डिफरेंट टाइप का होता है। एक तो होता है क्या, एक तो होता है रोटेशन, एक तो होता है साइक्लोसिस मूवमेंट। क्या होता है, प्रोटोप्लाज्म का एक मूवमेंट होता है साइक्लोसिस होता है, एक सिलेरी होता है, एक अनवायर्ड मूवमेंट होता है। जो साइक्लोसिस मूवमेंट होते हैं प्रोटोप्लाज्म के साइक्लोसिस मूवमेंट होते हैं 2 प्रकार से होते हैं। एक तो रोटेशन होता है, एक क्या होता है, रोटेशन होता है, रोटेशन मूवमेंट, एक होता है सर्कुलेशन। रोटेशन मूवमेंट क्या होता है, जब सेल्स का प्रोटोप्लाज्म वैक्यूल के चारों ओर एक ही दिशा में रोटेट करता है। मेरी बात समझ रहे हैं आप, जब प्रोटोप्लाज्म वैक्यूल के चारों ओर एक ही दिशा में घूमता है तो इस प्रकार के मूवमेंट को क्या कहते हैं, रोटेशन कहते हैं। और जब यही प्रोटोप्लाज्म वैक्यूल के किसी भी दिशा में रोटेट करता है तो इस प्रकार के मूवमेंट को कहते हैं क्या, सर्कुलेशन कहते हैं। ठीक है, सिलेरी की बात कर लें। ठीक है, जब प्रोटोप्लाज्म का मूवमेंट सिलिया के जैसे होता है तो उसे कहते हैं सिलेरी मूवमेंट कहते हैं। अगर हम बात करते हैं अमीबाइड मूवमेंट, जब प्रोटोप्लाज्म का मूवमेंट स्यूडोपोडिया के जैसे होता है तो वो क्या कहलाते हैं, अमीबाइड मूवमेंट कहलाते हैं। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं नेचर क्या है प्रोटोप्लाज्म का। तो पहले तो आप इतना इसको उतारिए इतना। ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स, स्पेशली क्लास 9 और क्लास 11, क्योंकि क्लास 9 में ये टॉपिक्स है फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ सेल्स, और क्लास 11 जो भी स्टूडेंट्स बायोलॉजी साइड से हैं वो भी बॉटनी में पढ़ते हैं
फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन्स है, लेसन्स बहुत इंपॉर्टेंट है आपके कॉम्पिटिशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, मेडिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से ये लेसन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसलिए क्लास 9 और क्लास 11 वाले स्टूडेंट्स इस लेसन को अच्छी तरह से पढ़ेंगे। जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ आप उसको नोट जरूर कीजिएगा। आपके पास जो टेक्स्ट बुक है उस टेक्स्ट बुक को पढ़ते रहिएगा, ठीक है। इतना आप नोट्स बनाएं और फिर मैं आपको अगली वीडियो में जो मैंने भी बताया प्रोपांस के बारे में, जो तो मैंने ऐसे बोल के बताया, मैं बोर्ड पे इसको लिख करके बताऊंगा तो आपको अच्छी तरह से और भी समझ में आएगा, ठीक है ना। तो ठीक है बेटा, आप लोग ध्यान से अपने सब्जेक्ट को पढ़ेंगे, लगन से ईमानदारी के साथ पढ़ेंगे। जो भी पढ़ाया जाता है वो आप उसका नोट्स तैयार करें, ठीक है। फिर मैं आपसे अगले वीडियो मिलता हूँ, ठीक है। ओके, धन्यवाद, थैंक यू।